हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज, बिजनेस सर्विसेज। इसके अंदर हम करेंगे और इसी के साथ ही और भी कई सारे टॉपिक हम करेंगे। और आपका इससे अलग आपको एक वीडियो और मिलेगी और जिसके अंदर आपकी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो इससे पहले आपकी अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए। तो इस तरह से कोशिश रहेगी कि भी 3 वीडियोज़ के अंदर आपके जो बिजनेस स्टडीज है क्लास 11 की उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिजनेस सर्विसेज, तो सर्विस का मतलब क्या है? जैसे गुड्स है, हम सभी को पता भी गुड्स और सर्विसेज में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूँ तो जो मेन डिफरेंस हमारा क्या है, गुड्स हमारे क्या है, टेंजिबल मीन्स हम देख सकते हैं, और सर्विस हमारा क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो बेसिकली हमारी क्या है, इनटेंजिबल है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि भी जो सर्विसेज है वो क्या है, इनटेंजिबल है। और इसी के साथ ही ये एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो हमें सर्विस देगा, और जो सर्विस हम लेंगे, जो भी कंज्यूमर सर्विस लेगा उससे उसको क्या मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं सर्विस के बारे में और बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो यही हो गया भी, जो सर्विस है कैन नॉट बी टच, हम इसको टच नहीं कर सकते। और ये हमारी इनकंसिस्टेंसी है कि भाई हर टाइम जरूरी नहीं है कि भाई जो आपने एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम में अगर कोई सर्विस आपने लिया है, जो एक्सपीरियंस आपने फर्स्ट टाइम में लिया है सेकेंड टाइम भी आपको सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर टाइम आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका चेंज हो सकता है। इसी के साथ ही इनसेपरेबिलिटी है, जो सर्विस है उसको हम, ये एक साइमल्टेनियस एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि भाई आज आपको बुखार है और आप बोल दो नहीं नहीं आज नहीं, मैं ये जो मेरा बुखार है ना, ठीक है, तो इसके लिए जो सर्विस है, जो मेडिसिन है वो मैं 4 दिन बाद ले लूँगा। ठीक है, तो सर्विस आपको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसी के साथ ही इन्वेंट्री की अगर बात करते हैं, कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर यूज, और सर्विस को हम फ्यूचर यूज के लिए भी स्टोर करके नहीं रख सकते। आपने रेल की टिकट लिया, आपने को कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है भी जो डेट है, जो टाइमिंग है उसी दिन आपको वो सर्विस लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी मर्जी से नहीं नहीं ये टिकट लेके मैं रख लेता हूँ और फिर मैं तो 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या जब मेरा मन करेगा ना तब मैं ट्रैवलिंग करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी के साथ ही इन्वॉल्वमेंट, जो पार्टिसिपेशन होगा कस्टमर का, वो इसके अंदर जरूर होगा। ठीक है, तो बिना इन्वॉल्वमेंट के आप जो सर्विस है उसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ सर्विसेज की, तो 3 तरह की सर्विस आएगी, जिसमें से एक तो हो जाएगी हमारी बिजनेस सर्विस। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बात करूंगी टाइप्स ऑफ सर्विसेज की। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो ये मैंने आपको सर्विस की जो नेचर बताई ना, चाहो तो आप लिख सकते हो फटाफट से, मैं यहाँ पे आपको लिखवाई देती हूँ। जो फर्स्ट हो जाएगा इंटेंजिबिलिटी, इसी के साथ ही, क्योंकि क्या आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। सेकंड हम क्या बोलते हैं कि जो सर्विस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंसी है इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बता दिया। थर्ड यहाँ पे लिखना चाहो तो इनसेपरेबिलिटी है। ठीक है, भी जो सेपरेटेबिलिटी, और इसी के साथ ही भाई इन्वेंट्री मीन्स भी हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, और इसी के साथ ही या लेस इन्वेंट्री हम बोल सकते हैं। और सर्विस के लिए जरूरी है इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, तो ये नेचर आप यहाँ पे डाल सकते हो सर्विसेज की। इसी के साथ ही टाइप्स ऑफ सर्विस की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए 3 तरह की हमारी सर्विस होंगी। एक तो होगी हमारी जो अभी हमारा मेन टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज, जिसको कि हम पूरा डिटेल में करेंगे। उसके बाद है सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करती हूँ तो सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विस। थर्ड टाइप की अगर मैं बात करती हूँ पर्सनल सर्विस। फटाफट करेंगे, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखिए बिजनेस सर्विस, तो बिजनेस सर्विसेज बेसिकली ये बिजनेस सर्विसेज है, इनको ये किसके द्वारा यूज की जाएगी, यूज बाय द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसको कौन कौन सी सर्विस चाहिए या कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सारी की सारी बिजनेस सर्विसेज के अंदर आ जाएगी। सोशल सर्विस की अगर बात करती हूँ तो जनरली प्रोवाइडेड वॉलेंट्रीली, जब भी कोई भी सोशल गोल्स के लिए हम जब वॉलेंट्री अपनी इच्छा से कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसको सोशल बोलते हैं। जैसे टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसके इंप्रूवमेंट के लिए, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाएगी, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सोशल सर्विसेज। ऐसे ही प्रोवाइड करना हेल्थ केयर, हाइजेनिक कंडीशन इन द स्लम एरिया, तो ये सारे के सारे क्या सोशल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज की बात करती हूँ तो एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर। तो भी पर्सनल सर्विस का क्या मतलब, भी जो डिफरेंट कस्टमर होंगे तो उनका एक्सपीरियंस भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और ये डिपेंड करेगा आपका सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। ठीक है,
और इसी के साथ ही पर्सनल सर्विसेज में जो सर्विस रहेगी वो डिपेंड करेगी जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस हो, उसकी डिमांड पर। जैसे टूरिज्म है आपका, रिक्रिएशनल सर्विसेज है, रेस्टोरेंट में आप गए तो वहाँ पे आपको जिस तरह के रेस्टोरेंट में जाओगे आपको वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस दी जाएगी, ठीक है। और कस्टमर के अकॉर्डिंग भी सर्विस दी जाएगी, वही है जो जितना पैसा खर्च करेगा उसको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी। तो पर्सनल सर्विसेज आपके बेसिकली क्या है, ये आपकी डिफरेंटली होंगी, इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा बाय डिफरेंट कस्टमर। इसी के साथ ही अब हमने बात की बैंकिंग, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज की। तो देखिए बिजनेस सर्विसेज मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस सर्विसेज आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस सर्विसेज को यूज करती है क्यों, फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी सर्विस की, बैंकिंग की, ठीक है। तो बैंकिंग की अगर बात करती हूँ तो बैंकिंग हमारी कौन सी सर्विसेज है, बैंकिंग हमारी वह सर्विसेज है जो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स के द्वारा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बाय एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, बैंक क्या करेगा, जो डिपॉजिट होगा उसको एक्सेप्ट करेगा और लोन होगा उसको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से बैंकिंग सर्विस बैंक्स प्रोवाइड कराता है, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के अंदर जाएंगे हम अपना पैसा लेके, तो बैंक हमारी मनी को डिपॉजिट करेगा और फिर हमारी डिमांड पर या कुछ टाइम बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी उसके बाद हमारा जो पैसा है हमें वापस दे देगा, ठीक है। अगर हमने जमा कराया है तो वह कुछ ना कुछ हमारा इंक्रीज होके आएगा, हम वहाँ से वहाँ से हम क्या करेंगे, जो अर्न करेंगे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। भाई 1,000 रुपये अगर मैंने जमा कराया है तो 6 महीने बाद वो चाहे मुझे 1,100 रुपये मिले, 1,010 रुपये मिले, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना अर्न करूंगी। तो इस तरह से जो बैंकिंग है, बैंक से हमें क्या मिलती है, सर्विसेज हमें मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम बैंक्स की, तो डिफरेंट टाइप्स के बैंक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो देखिए टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमारे सबसे पहले आएगा हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करती हूँ तो कमर्शियल बैंक हम किसको कहेंगे, कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन द एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और द इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली वे बैंक जो क्या करते हैं, पब्लिक से जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स जो मनी है उसको एज ए डिपॉजिट के रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको आगे जाके फर्दर जो बैंक होगा फर्दर उस पैसे को क्या करेगा, या तो किसी को उधार में दे देगा या कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भी हमारे कमर्शियल बैंक होंगे ये गवर्न होंगे, कमर्शियल बैंक गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये लिख सकते हो जो कमर्शियल बैंक होंगे ये हमारे गवर्न किए जाएंगे बाय एक्ट, भी आपको याद रख सकते हो, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक भी आपके दो तरह के, ठीक है। कमर्शियल बैंक भी दो तरह के, कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे कौन से होंगे भाई, जो भी जिसमें जो गवर्नमेंट है उसका मेजर रोल रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज अ मेजर स्टेक एंड दे यूजुअली नीड टू एम्फेसाइज ऑन द सोशल ऑब्जेक्टिव देन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे कौन से होंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल रहेगा और इनका मेन पर्पज क्या भी, ये सोसाइटी के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए गए हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनका मेन पर्पज नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ ही जैसे कि इसके अंदर आप पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा SBI है, ठीक है, PNB है, तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे, हमारा OBC है। तो ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसी के साथ ही हमारा कमर्शियल बैंक में सेकंड आ जाएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे वे बैंक है जो कंट्रोल किए जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। मार्केट की फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं और जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे इतना इंटरफेयर नहीं करती है। और इनका भी वैसे तो सोशल ऑब्जेक्टिव तो ये भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव इनका ज़्यादा रहेगा। तो इसमें जैसे कि हमारा ICICI है, ठीक है, उसके बाद हमारा और भी सारे कोटक महिंद्रा बैंक है और भी आपके बहुत सारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो कमर्शियल बैंक टाइप्स ऑफ बैंक्स में फर्स्ट हमारा आ गया कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर हमने बात की पब्लिक सेक्टर बैंक की और प्राइवेट सेक्टर बैंक की। और कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है कि भाई ये जो पब्लिक है उसका जो मनी है उसको डिपॉजिट
कराते, पब्लिक यहाँ पे जाके पैसा जमा कराएगी और पब्लिक के पैसे को ये बैंक या तो फर्दर जाके उसको किसी को लेंड कर देंगे या फिर उसका इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे कमर्शियल बैंक। इसके बाद जो हमारी सेकंड है टाइप्स ऑफ बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, दीज आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट यहाँ पे क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। यहाँ पे जो डेट है वो बताना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हमारा यहाँ। तो देखिए यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक है वे बेसिकली गवर्न, तो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्ट बताना कब का है, आपको वैसे पीडीएफ में मिल जाएगा लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रूरल क्रेडिट, ठीक है। तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्रेडिट के लिए ये हमारा एक बेसिक सोर्स है कोऑपरेटिव बैंक। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर, यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा बैंक है जो कि क्या करता है, रूरल एरिया में जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड कराता है, और इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसने क्या कर रखा है, गवर्न कर रखा है, वह मैनेज करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। थर्ड है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, तो देखिए नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या, अभी स्पेशल किसी पर्पज के लिए होंगे। तो स्पेशलाइज्ड बैंक बेसिकली आपके फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स है, या फिर जो भी इंडस्ट्रियल बैंक्स है, डेवलपमेंट बैंक्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक नीड्स के लिए ये हमारे एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो उनको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, पैसे की जो भी आना जाना होगा, डिपॉजिट करना, ये सब होगा। तो कहने का मतलब क्या, अभी स्पेशलाइज्ड बैंक हम उनको कहेंगे जो क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक नीड्स के लिए जो एग्जिस्टेंस में आए हैं, ये बैंक्स प्रोवाइड कराएंगे फाइनेंशियल हेल्प किनको भी, जो आपकी जो इंडस्ट्रीज है, हैवी ट्रंक अगर प्रोजेक्ट है, कोई भी फॉरेन ट्रेड है, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो स्पेशली इस बैंक में लिख सकते हैं जो स्पेसिफिक जो नीड्स है, ठीक है, जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए ये बैंक हमारे आए हैं। जैसे कि यहाँ पे, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डालना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक, इसी के साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसी के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैंक हो जाएगा हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, तो देखिए सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करती हूँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कोई किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के जो कमर्शियल बैंक है उनको रेगुलेट करना, उनका सुपरविजन करना, ठीक है, और उनको कंट्रोल करना। तो ये कौन करेगा, ये करेगा जो सेंट्रल बैंक होगा किसी भी कंट्री का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा जो भी करेंसी है, क्रेडिट पॉलिसी है एक कंट्री की क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारा क्या है, आरबीआई। आरबीआई हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक्स की। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। फंक्शन की अगर बात करेंगे भाई क्या क्या काम है, जैसे कि जब हमने इसका मीनिंग किया था तो मीनिंग के अंदर क्या निकल के आया था कि भाई ये क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट, कि भाई जो डिपॉजिट है उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या करेगा, लेंडिंग ऑफ द फंड्स, फंड्स है उसको लेंड करेगा। चेक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराएगा। इसी तरह से रेमिटेंस ऑफ द फंड्स भी करेगा, मीन्स जो ट्रांसफर होता है फंड्स का, ठीक है, तो भी एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरी बैंक ट्रांसफर करना बाय यूजिंग द बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और मेल, इन सब से क्या करेगा, रेमिटेंस ऑफ फंड्स भी होगा। और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कमर्शियल बैंक है वो प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि बिल्स की पेमेंट करनी, हमें लोकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, अंडरराइटिंग सर्विसेज देना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक उसके फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई जो बैंक्स है, बैंक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट्स ओपन कराते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके बैंक अकाउंट होते हैं, तो एक बार उनको और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट हमारी टाइप है सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट्स आर फॉर एनकरेजिंग द सेविंग बाय द इंडिविजुअल, कि भाई लोग क्या करें, भाई सेविंग करना सीखे। तो उसके लिए बेसिकली हमारे क्या सेविंग अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है कि वहां पे जाके जो आपकी सैलरी उसका कुछ हिस्सा निकाल के आप सेविंग अकाउंट उसको ओपन कर सकते हो और वहां पे जाके अपना जो पैसा है उसको आप डिपॉजिट कराते हो। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ऑन द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस एट एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो करंट अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई जितना हमारा बैलेंस है, जितना हमारा बैंक के अंदर बैलेंस है, तो उसमें से हम उस बैलेंस तक हम किसी भी टाइम कभी भी जाकर बिना कोई नोटिस दिए हम क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट है उसको निकलवा सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये हमारे क्या, रिकरिंग डिपॉजिट एक स्पेशल काइंड ऑफ टर्म्स है डिपॉजिट ऑफर्ड बाय द बैंक्स इन इंडिया। इंटरेस्ट इज अलाउड एट अ रेट ऑफ एप्लीकेबल टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स बेसिकली क्या है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे ना एक टाइम मिलेगा आपको कि भाई 1 महीने बाद आपको जमा कराना है या भाई 2 महीने बाद आपको एक टाइम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलती है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ना उससे कम रहेगी। तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपका क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आपका क्या कि भाई यहाँ एक बार फिक्स कर दिया कि भाई आपने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने एक बार पैसा जमा करा दिया, ऐसा नहीं कि भाई आप बार बार जमा कराओगे निकलवाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो ज्यादातर जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है ये हमारे टाइम डिपॉजिट है। और यहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है वो सबसे ज्यादा आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलती है। अगर हम सेविंग अकाउंट से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो और वैसे यहाँ अगर आप इसको जो एक टाइम पीरियड अभी जैसे 10 साल के लिए आपने एफडी करवाई है, 5 साल के लिए आपने एफडी करवाई है, तो अगर आप उसको उससे पहले अगर आप उसको विड्रॉ कर लोगे, ठीक है, 10 साल से पहले, तो फिर वहाँ पे वही अभी आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम मिलेगा, कुछ अमाउंट आपको कट के मिलेगा, फिर आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली सेविंग अकाउंट हमारे क्या थे कि भाई सेविंग के लिए है कि भाई जैसे सेविंग के लिए जैसे अकाउंट्स ओपन करवा लेते हैं ना हम लोग कि भाई जैसे हर महीने हम इतना इतना सेव करेंगे। करंट अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ ना तो बेसिकली जो बिजनेस है ना, बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ना आपकी लिमिट नहीं रहती डिपॉजिट करवाने की और निकलवाने की। ठीक है, ना तो इसमें लिमिट है और इसी के साथ ही आप किसी भी टाइम जाके आप यहाँ पे पैसा जमा करवा सकते हो और निकलवा सकते हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस यहाँ पे लिखना बिजनेस मैन बेसिकली इसको यूज करते हैं। ठीक है, रिकरिंग मैंने आपको बता दिया, फिक्स्ड बता दिया। इसी के साथ ही एक और है जिसको कि हम बोलते हैं MOD, मीन्स मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो जो हमारे ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है ये कॉम्बिनेशन है हमारा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा ट्रांजैक्शनल अकाउंट का और डिपॉजिट अकाउंट का। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपका टाइम डिपॉजिट भी रहेगा, बट एट अ टाइम ऑफ नीड ऑफ फंड, जब आपको भाई पैसे की जरूरत होगी तो उस टाइम आप वहां से निकलवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि भाई एक तो टाइम भी दे दिया आपको कि भाई इतने टाइम तक आपको जमा कराना ये सब करना, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको निकलवा भी सकते हो। और जो भी रहेगा इसके अंदर जैसे चेक वगैरह के थ्रू या फिर ATM के थ्रू आप जाके इसको निकलवा भी सकते हो। तो ये हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो ये थी हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट से। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा एक है E-बैंकिंग। ठीक है, E-बैंकिंग सभी को पता ही है आज के टाइम में। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ E-बैंकिंग की, तो E-बैंकिंग का मतलब क्या है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द इंटरनेट और मोबाइल। ठीक है, जब हमें सर्विस किसके थ्रू मिलती है, इंटरनेट के थ्रू मिलती है, या फिर हम बोलते हैं कि भाई मोबाइल पे घर पे बैठे ही हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली E-बैंकिंग सर्विसेज को बोलते हैं। तो E-बैंकिंग सर्विसेज में अगर की बात करें तो जैसे कि भी हमारा भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ATM हमारा, पॉइंट ऑफ सेल हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हमारे, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, जो भी हमारी E-बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे बेनिफिट क्या है E-बैंकिंग सर्विसेज के, तो यहाँ पे E-बैंकिंग हमें डिजिटल पेमेंट है उसको प्रमोट करती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, 24 आवर्स हमें फैसिलिटी मिलती है।
ठीक है। वैसे तो बैंक्स में जाएंगे तो भी एक टाइमिंग रहेगी कि इतने टाइम पर बैंक बंद हो जाएगा, इस टाइम हमारा ओपन होगा, लेकिन ई बैंकिंग हमारी 24 घंटे चलती है। आप घर में हो, बाहर हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे भी जाके आप इस फैसिलिटी का जो फ़ायदा उठा सकते हो। और यहाँ पे जो कस्टमर है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। एक तो भाई कैश को हाथ में लेके चलना, पैसे को हाथ में लेके जाना रिस्क वाला काम है, ठीक है, तो इसलिए ये बेनिफिट आपके हो जाएंगे ई बैंकिंग के। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा इंश्योरेंस, जो कि है हमारा इंश्योरेंस। तो देखिए इंश्योरेंस बेसिकली हमारा क्या है, इंश्योरेंस इज अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेन इवेंट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ द पर्सन। तो इंश्योरेंस बेसिकली अगर यहाँ पे इसके कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारा बेसिकली क्या कि भी कई बार हमें लगता है कि कुछ कोई अनसर्टेन अगर कोई भी इवेंट हमारा हैपन हुआ और उस केस में कोई बिजनेस है, ठीक है, तो भाई उनको लगता है कि भाई कभी ऐसा कुछ ना हो जाए और उसकी वजह से हमें लॉस ना हो जाए। तो उस लॉस से बचने के लिए, तो इस जो रिस्क है या फिर रिस्क से बचने के लिए, लॉस को से बचने के लिए, रिस्क को शेयर करने के लिए अ नंबर ऑफ पर्सन्स में हम उस रिस्क को एक तरह से डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बेसिकली फिर जो बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट या हम बोल सकते हैं एक होगा, अंडर विच जहाँ पे एक पार्टी है वो एग्री करेगी रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू कंपनसेट अ लॉस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि भी जो बिजनेसमैन है वो एक पर्सन के पास जाएगा, ठीक है, एक पार्टी के पास जाएगा, वो पार्टी बेसिकली क्या, जैसे भी हम कंपनी बोलते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे उसके पास जाएगा और वे दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे और जो बिजनेसमैन होगा वो एक अमाउंट उसको भाई, जैसे प्रीमियम हम बोलते हैं कि भाई हर महीने इतना प्रीमियम देगा, और वे वहाँ पे जो भी है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी वे पैसा भी फिक्स कर लेंगे। अगर भी लॉस हुआ तो इसको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए लॉस को कंपनसेट एक तरह से जो पार्टी होगी, जो कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो आपस में एक तरह से एग्रीमेंट होगा। तो इंश्योरेंस को बेसिकली इसलिए डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि भाई इंश्योरेंस आपका क्या है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी एग्री करती है कि भी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, कि भाई कुछ वो मुझे अब दे और उसके बदले टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, कि वो दूसरी पार्टी को फिर पैसा देगा कब, टू कंपनसेट लॉस, अगर लॉस हुआ तो फिर वो उस पार्टी को क्या देगी, पैसा देगी। तो इसमें देखिए ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका राइटिंग में होगा और ये किसके नाम से जाना जाता है, उसको हम पॉलिसी के नाम से बोलते हैं, ठीक है, उसको हम फिर क्या बोलते हैं, पॉलिसी के नाम से। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड एंड द फर्म विच इंश्योर्स द रिस्क ऑफ द लॉस इन द इंश्योरर और द एश्योरेंस अंडरराइटर, ठीक है, भाई जिसका रिस्क इंश्योर्ड किया गया है, कि भाई जो पर्सन है, कि भी जो कंपनी है, ठीक है, बिजनेस यहाँ पे लिख सकती हूँ, जो बिजनेस है भी इसने जाके इंश्योरेंस लिया है, तो जिसका अब इसका जो रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है, इसको क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, ये तो इंश्योर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है जो रिस्क बियर करेगी, ठीक है, जो 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 लॉस होगा उसको इंश्योर्स करती है, तो भाई जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंश्योरर कहेंगे या फिर उसको एश्योरेंस अंडरराइटर कहेंगे। तो ये उसके नाम हो जाएंगे, ठीक है, एश्योरेंस अंडर राइटर। तो इसमें देखिए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस का क्या है, प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी, कि भाई यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो इंश्योरर होगी, वो इंश्योर्ड पर्सन को सर्टेनिटी प्रोवाइड कराएगी कि भाई हाँ अगर रिस्क हुआ तो उसकी पेमेंट हम करेंगे, ठीक है, या फिर एक तरह से प्रोटेक्शन इसको मिल जाएगा, जो इंश्योर्ड होगा, जो बिजनेस होगा उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो भी लॉस होगा, और प्रोटेक्शन बेसिकली जो इंश्योरर होगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ ही रिस्क शेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा जाएगा, जो इंश्योर्ड है, जो हर महीने प्रीमियम का पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में कहीं पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। भी कुछ प्रिंसिपल है, जब भी एक कंपनी कोई भी बिजनेस है वो अपने किसी भी गुड्स का जब इंश्योरेंस कराएगी तो कुछ प्रिंसिपल उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वे प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा वो होगा हमारा एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, एटमोस्ट गुड फेथ। तो एटमोस्ट गुड फेथ हमारा क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल हमारे बेसिकली बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, वह कॉन्ट्रैक्ट है, वह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये वर्ड आपके लिए याद रखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखूंगी मैं उब्रे-मई, इसको जो भी बोलना आपको, उब्रे-मई फिदाई, ठीक है, फिदई, फिदई भी बोल सकते हैं, उब्रे-मई फिदई। तो भाई जो एटमोस्ट गुड फेथ में क्या है कि भी इसके अंदर बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरमई फिदाई दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन एटमोस्ट गुड। इसका मतलब ही यही है, जो यहाँ पे ये उबेरमई फिदाई है जो भी है ये, तो इसका मतलब ही क्या है यहाँ पे कि भी एटमोस्ट गुड फेथ। तो एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि भी ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, जो इंश्योर्ड है ना, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसकी ड्यूटी है कि भी वो अपनी इच्छा से वॉलेंटरली मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स, कि भाई वो गुड फेथ का मतलब क्या कि भाई वो जितने भी फैक्ट्स है सभी को अच्छे से भी डिस्क्लोज करेगा, मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रोपोज्ड एंड इंश्योरर टू मेक क्लियर ऑल द टर्म्स एंड द कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई जो इंश्योरेंसर है वो भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको क्लियर करेगा, और इसी के साथ ही ये भी पूरा और एक्यूरेट डिस्क्लोजर करेगा सभी फैक्ट का, ठीक है। फेल्योर टू मेक द, अगर इसने कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे कोई फैक्ट उसको छिपाने की कोशिश की इंश्योर्ड को, तो फिर जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होगा वो हमारा वॉइडेबल हो जाएगा एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द इंश्योरर। तो भी इंश्योरेंस फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा अगर इसने कोई यहाँ पे कुछ भी बात छिपा ली। जिस भी चीज़ का ये इंश्योरेंस कराएगा तो इसकी ड्यूटी बनती है, ये प्रिंसिपल है कि भाई एक एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, या फिर इस वर्ड का मीनिंग यही है प्रिंसिपल कि भाई एक गुड फेथ होना चाहिए कि भाई दोनों आपस में सब कुछ अच्छे से बताकर चले, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि भी इट मीन्स सम मॉनेटरी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो भाई इसमें आप जब भी आप इंश्योरेंस कराओगे, जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस कराओगे तो उसमें आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि भी देखिए जैसे मेरी कार है, अगर मेरी कार मेरे पास है तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर मेरी कार है वो मेरे पास नहीं रही तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वो मेरी कार है उसमें मेरा क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर मैं किसी पड़ोसी की कार का इंश्योरेंस करवाऊंगी, ठीक है, मैं करवा नहीं सकती, क्यों नहीं करवा सकती, क्योंकि भाई वो उस पड़ोसी की कार है ना, वो उसके पास है या फिर नहीं है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसलिए हमारा जो सेकंड यहाँ पे प्रिंसिपल है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि भाई आपका यहाँ पे पिक्यूनियरी या फिर मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये वर्ड आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। पिक्यूनियरी का मतलब है कि भाई यहाँ पे कुछ मॉनेटरी टर्म्स में आपका लॉस वगैरह होना चाहिए, तो तभी हम उसको कहेंगे लॉस, इन द सेंस कि भाई लॉस होगा तो तभी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलेगा ना, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में अगर यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पे हम बात करेंगे मॉनेटरी इंटरेस्ट या फिर पिक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा जो कि हमारा थर्ड, ये ना प्रिंसिपल की स्पेलिंग यहाँ पे, प्रिंसिपल की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल ये आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो उसमें देखिए आपका नेक्स्ट है हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो क्षतिपूर्ति, ठीक है, तो हिंदी में। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि भाई जो भी आपने इंश्योरेंस कराया था, जो भी गुड्स था, तो भाई आप को इंश्योरेंस आपने अगर करा रखा है तो भाई आप जो पहले की स्थिति में थे ना उसी स्थिति में वापस आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का गुड्स था जिसका आपने इंश्योरेंस कराया था, ठीक है, 10,000 रुपये का गुड्स था उसका इंश्योरेंस करा रखा था। तो भाई अब यहाँ पे जो लॉस हो गया ना, भाई आग लग गई, आग लगने की वजह से ना 4,000 रुपये का लॉस हो गया। तो इसका मतलब भाई 6,000 का गुड्स तो अभी भी आपके पास है, तो भाई अब आपको 4,000 और मिलने चाहिए, ठीक है। तो 4,000 रुपये और आपको मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जो आपकी स्थिति थी, जो आग लगने से पहले आपकी स्थिति थी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये के आपके गुड्स थे, तो भी आग लगने के बाद भी आप उसी स्थिति में आ गए, भी 4,000 आपको और मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यही बोलता है कि भाई जितने का लॉस हुआ ना उतना ही अमाउंट आपको कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप जाके बोलोगे कि भाई मुझे पूरे 10,000 रुपये दो। तो जिस पोजिशन में आप थे और बाद में भी फिर आप उसी पोजीशन में आके उसी स्थिति में आके खड़े हो जाओगे, उसको बोलते हैं हम इंडेमनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये और इसी के साथ ही आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ये प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि भाई लाइफ इंश्योरेंस में हम किसी की एक्यूरेट
नॉट एप्लीकेबल लिख देती हूँ मैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे हम किसी ह्यूमन बीइंग की एक वैल्यू है उसको जज नहीं कर सकते कि भाई ये आदमी है, ये 5 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 1 लाख का है, ठीक है। तो इसलिए जो इंडेमनिटी, ये नोट कर लेना आप, जो इंडेमनिटी आपका प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस पर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और आपके जो भी फायर है, मेरीन इंश्योरेंस है, उन पर आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रोक्सीमेट कोज। तो देखिए प्रोक्सीमेट कोज हमारा क्या बोलता है, अभी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी तो उसमें पहले से ही आपका मेंशन होगा कि भी कौन कौन से कोज होंगे। अगर इन कोज की वजह से हमारा लॉस हुआ तो ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम देगी। अगर इन कोज को छोड़कर आपका कोई अलग कोज की वजह से अगर नुकसान हुआ तो फिर उस केस में आपको जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेज एज आर कॉज्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी, कि भाई जो कॉजेज पॉलिसी के अंदर मेंशन थे उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से नुकसान हुआ तो आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर लॉस हमारा 2 या 2 से ज़्यादा कोजेज की वजह से हो गया है, ठीक है, तो कुछ उसमें जो कुछ कोजेज होंगे डायरेक्ट, कुछ होंगे हमारे मोस्ट डोमिनेंट या इफेक्टिव। तो भाई जो लॉस है फिर वो डिपेंड करेगा कि भाई जिस मेन कोज की वजह से हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसको पैसा मिलेगा। तो मेन आप इसमें इतना याद रख लेना प्रोक्सिमिटी कोज के अंदर कि भाई जो पॉलिसी के अंदर मेंशन थे, कि भाई पॉलिसी के अंदर मेंशन था कि भाई आग लगने से अगर हमारा जो गुड्स है ना उसका नुकसान होगा तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आग लगने की वजह से नहीं, चोरी होगी तो अब यहाँ पे चोरी का भी कोज लिखा नहीं था पॉलिसी के अंदर, तो अब आपको उसके जो चोरी हुई है उसका पैसा आपको क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सब्रोगेशन। तो देखिए सब्रोगेशन प्रिंसिपल हमारा बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरेंस टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अगर आपने, ठीक है, आपका जो गुड्स था वो डैमेज हो गया, ठीक है, आग लग गया, आग लगने की वजह से ना सारा गुड्स है वो जल गया। अब जल गया तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए या इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सारा का सारा क्लेम दे दिया, सारा क्लेम आपको दे दिया। तो सारा क्लेम करने के बाद अब जो बचा कुचा सामान है, जो बचा कुचा गुड्स है, तो उसको जो इंश्योरेंस कंपनी होगी ना वो लेके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्लेम तो सारा ले लिया, और अगर आप हो सकता है कि भी आप जो बच्चा कुछ अभी कुछ थोड़े बहुत पैसे का तो वो जाएगा ना, तो नहीं तो फिर आप उसको बेच के पैसा लोगे। तो इस केस में क्या होगा भाई, अगर आपने सारा क्लेम ले लिया तो सब्रोगेशन में यही बोलता है कि भाई उसके प्लेस पे अब जो इंश्योर्ड था उसके प्लेस पे जो इंश्योरर है वो जाके खड़ा हो जाएगा, और वो भी जो भी रिकवरी होगी, ठीक है, उसको बेचने से, जो बचा कुछ सामान को बेचने से, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ले लेगी। तो यही बेसिकली इसके अंदर बोलता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमारा केस है, अगर आपने एक से ज्यादा आपने इंश्योरेंस करा दिए, आपने अपना जो गुड्स था उसके एक से ज्यादा 2-3 कंपनी में आपने इंश्योरेंस करा दिया। अब ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो गुड्स है वो खराब हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो वैसा नहीं है कि भी आपने जो आप सभी से पूरा, जैसे 10,000 का ही आपका गुड्स था, तो ऐसा नहीं है कि भी आप एक कंपनी है इससे भी 10,000 ले लोगे, बी से भी, सी से भी, नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके जो से 10,000, 10 की बजाय मैं 12,000 कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में क्या होगा भाई, तीनों कंपनी आपको मिलकर कंट्रीब्यूट कर देगी। तो 4,000 रुपये आपको एक कंपनी दे देगी, 4,000 आपको बी दे देगी, और 4,000 आपको सी दे देगी। तो इस तरह से ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। इन केस ऑफ द डबल इंश्योरेंस है या फिर ट्रिपल इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे जो इंश्योरर है आर टू शेयर द लॉस इन द प्रोपोर्शन, तो ये भी शेयर कर लेंगे, आपको पूरे 12,000 मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये था हमारा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा मिटिगेशन प्रिंसिपल। तो देखिए मिटिगेशन हमारे क्या बोलता है कि भाई ये ड्यूटी है इंश्योर्ड की, ठीक है, जो बिजनेस है जिसने इंश्योरेंस करवाया था उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई वह रीजनेबल स्टेप ले टू मिनिमाइज द लॉस को कम करने के लिए। कि भाई आग लगी तो आपने सोचा यार लगने दे, आप उसको बुझा ही नहीं रहे हो, क्योंकि भाई आप बोलोगे नहीं मैंने तो ना इंश्योरेंस करा रखा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो भैया आपको जितना हो सके उतना जो लॉस को कम करने से बचाना, उसको रोकना। अगर आग लग गई है तो भैया आपको उसको बुझाने का काम करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल बोलता है मिटिगेशन का, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल और ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। तो देखिए
हमारे अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, एक तो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप सभी को पता ही है, वैसे इतना डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं है। फिर हमारा है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर हमारा आ जाएगा, काफी सारे आ जाएंगे हमारा, ठीक है। मैरीन इंश्योरेंस है हमारा जनरल के अंदर, कोई भी फायर इंश्योरेंस है। इसी के साथ ही हमारा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, कैटल इंश्योरेंस है, एटसेट्रा, ठीक है। और बता देती हूँ आपको, क्रॉप इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस है, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है। तो इस तरह से बहुत सारे इंश्योरेंस इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या कि भी जब हम लाइफ के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, तो भी जैसे किसी पर्सन ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है और बाद में उसकी डेथ होगी तो फिर उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिल जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी के जो भी इंश्योरेंस है वे सारे के सारे आपके जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाएंगे। तो मैरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि भी जब हम कई बार जो गुड्स है, जो सामान है, उसको जब हम बाई वाटर के थ्रू जो भेजते हैं, मीन्स शिप्स के थ्रू जब हम भेजते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि भी रास्ते में क्या हो जाए, जो शिप है वो डूब जाए, साइक्लोन वहाँ पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में कई बार जो कंपनी है वो क्या करा लेती है, जो इंश्योरेंस करा लेती है, तो उसको मैरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या कि भी अगर हमें ये लगता है कि भी हमारी फैक्ट्री ऐसी है हमारा जहाँ पे आग लगने के ज़्यादा चांसेस है, तो उस केस में वो कंपनी क्या करेगी, जो फायर इंश्योरेंस है वो करा लेगी, ठीक है। इसी के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस, वे भी अगर किसी को अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर, ठीक है, कोई यहाँ पे उसको कोई भी ऐसी बीमारी है उसको लगता है, तो उस केस में भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो कैटल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भी कैटल इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली जब एनिमल्स का जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। इसी में ना हमारे एक दो और है, ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ। एक तो हमारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, ठीक है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है। और इसी के साथ ही एक इसके अंदर हमारा है बर्गलरी इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये हम क्यों कराते हैं, अभी मेडिकल कॉस्ट, जो मेडिकल कॉस्ट से बचने के लिए भी, ताकि हमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, ठीक है। तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि भी इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी व्हीकल होगा, ठीक है, अभी हमें लगता है कि भी कभी डैमेज ना हो जाए, तो उसके फिजिकली डैमेज के अगेंस्ट हम क्या करा लेते, कई बार भी यहाँ पे उसका भी हम इंश्योरेंस करा लेते। तो बर्गलरी इंश्योरेंस का मतलब क्या कि भी अगर हमें ये लगता है कि भी चोरी होने के चांसेज है, तो इसलिए हम कई बार क्या कराते हैं कि भी चोरी ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करा लेते हैं, भी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है। कैटल इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया। एक किसी के साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस भी है। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब कि भी जो फार्मर है, कई बार फसल खराब हो जाए, या फिर बारिश ना हो, या ज़्यादा तेज बारिश हो जाए, उस वजह से भी फसल हमारी खराब हो सकती है। तो जो फार्मर है वे अपनी क्रॉप का क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। इसी के साथ ही आपके और भी बहुत सारे इंश्योरेंस है, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे आपके इंश्योरेंस हो जाएंगे। तो ये था हमारा इंश्योरेंस। इसी के साथ ही वैसे तो हमारी ना कुछ स्कीम भी है, तो ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है कुछ, सोशल सिक्योरिटी, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, एक तो हमारी अटल पेंशन योजना, पेंशन, वैसे ये आपका उसमें तो दे नहीं रखी, आपके सिलेबस में तो नहीं दे रखी है, ये KVS के में तो दे नहीं रखी है, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ, चलिए अभी मैंने स्टार्ट ही कर दिया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखना सुनना चाहो तो सुन लेना, नहीं तो यहाँ से स्किप कर लेना। एक बार मैं बता देती हूँ क्योंकि अभी मेरे सामने आ गई है। तो सुरक्षा बीमा योजना, तो देखिए ये बेसिकली क्या, अटल पेंशन योजना का मतलब क्या है कि भी ये एक स्कीम ऑफर्ड की गई थी इंडिविजुअल जो 18 से 40 साल की एज के ग्रुप है उनके लिए, ताकि भी जब वे 60 साल की एज कर ले तो बाद में उनको पेंशन मिल जाए, ठीक है। तो भाई अभी वे थोड़ा कंट्रीब्यूट अभी से करेंगे, जो 18 से 40 की एज होगी इस दौरान वे थोड़ा अभी से कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर जो 60 साल एज हो जाएगी तो तब उनको एक तरह से ओल्ड एज पेंशन मिल जाएगी। तो ये बेसिकली थी हमारी अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमारा बेसिकली क्या है, तो इस स्कीम के अंदर कि अगर भी कोई भी डिसेबिलिटी की या फिर कोई भी एक्सीडेंटल कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो 2 लाख रुपए तक आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपको 12 रुपए पर ईयर प्रीमियम देना है, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक ऐसी बता देती हूँ, चलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना है एक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो सेविंग अकाउंट्स है
द स्कीम ऑफर सेविंग अकाउंट्स विद नो मिनिमम बैलेंस, कि भाई आपको कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपका मिनिमम बैलेंस है वो होना चाहिए। वैसे जैसे बोलते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट्स के अंदर मिनिमल बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री जन धन योजना आई तो उसने ऐसा नहीं कहा। और यहाँ पे ये जो स्कीम थी ये स्पेशली उनके लिए स्टार्ट की गई थी कि जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे देखिए, ये बस आपका इतना ही कीजिए इसके अंदर, क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर भी मेंशन नहीं है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे हमारा बात करेंगे हम आगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया है, अब इसी में हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा होल लाइफ। तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बात करेंगे हम होल लाइफ पॉलिसी। तो ये बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर आपके क्या होगा, जिस भी पर्सन का आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसकी डेथ के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। होल लाइफ पॉलिसी में क्या भी डेथ से पहले पैसा नहीं मिलेगा, बाद में जो भी फिर उसका उत्तराधिकारी होगा, जो भी पर्सन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि भी आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ द ईयर्स, भी कुछ टाइम होंगे, भी उस टाइम के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई जब पॉलिसी आपकी ली जाती है, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई भी पॉलिसी लेंगे और फिर वे जो भी पर्सन लेंगे तो वे ज्वाइंटली यहाँ पे जो प्रीमियम होंगे उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी इंस्टॉलमेंट है या फिर लमसम है उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। एन्युटी पॉलिसी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो पॉलिसी मनी होगी वो आपको एक सर्टेन एज के बाद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो आप फिर आपको कैसे मिल सकती है, मंथली भी मिल सकती है, वो डिपेंड करेगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। क्वार्टरली भी आपको मिल सकती है, हाफ ईयरली भी, लेकिन एक एज के बाद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एज ए पेंशन की तरह आप इसको एक तरह से बोल सकते हो। रेगुलर इनकम आपकी एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन एज। ठीक है, जब भी आप नहीं कमा सकते तो उस केस में आपको एक इनकम की तरह मिलेगी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब क्या, एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब है कि जब कोई पर्सन अपने बच्चों की जो बच्चों पे जो खर्चा होगा, ठीक है, खर्चा इन द फॉर्म में कि भी उनकी एजुकेशन पे हमें के लिए पैसा चाहिए, उनकी मैरिज के लिए पैसा चाहिए, तो बच्चों के लिए भी कई बार पॉलिसी आपका जो इंश्योरेंस है वो कराया जाता है। और उस टाइम भी जैसे हमें एजुकेशन के टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो तब हमें पैसा मिल जाएगा, फिर हमने मैरिज के लिए कराया तो ये सब इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली इसके अंदर। तो ये आप इसी के साथ ही हमारा जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है ये हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक में से ना आप कोशिश करना एक बार बुक में से रीडिंग ले लेना डीपली, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं पूरा डिटेल में एक एक वर्ड कराऊंगी तो। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कम्युनिकेशन सर्विसेज होगा। ठीक है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।